पहला सुख निरोगी काया, अच्छी सेहत हजार नियामत, हेल्थ इज वेल्थ। ये कुछ ऐसी कहावतें हैं जो हम मनुष्यों को अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए प्रेरित करती हैं। कवि कालिदास ने अपने महाकाव्य कुमार संभवम में एक अनुपम बात लिखी, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही धर्म का पहला और उत्तम साधन है। इस काया से ही हम जान सकते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां हमें जाना है। इस शरीर के माध्यम से ही अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्यों तक पहुंचा जा सकता है। आज के परिवेश में हम सभी इस बात को मानते हैं कि निरोगी होना परम सौभाग्य की बात है। निरोगी यानी रोग मुक्त स्वस्थ व्यक्ति अर्थात अच्छे स्वास्थ्य का स्वामी, और अच्छा उत्तम स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। और आज के दौर में इस धन से धनवान विरले ही लोग हैं। हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो चाहता हो कि वो कभी बीमार पड़े या फिर उसे कोई दवाई खानी पड़ी। हम सभी की इच्छा होती है कि हम हमेशा स्वस्थ रहें और अपने जीवन के सभी कार्यों को सुचारू रूप से करते रहें। और अगर दुर्भाग्यवश कोई बीमारी की चपेट में आ ही गया हो तो उसकी अच्छी तरह से देखभाल हो, पूर्ण रूप से सुरक्षा हो, ताकि बीमारी के दौरान होने वाले जोखिम कम से कम हो। इन सभी सेवाओं और सुविधाओं को सुनिश्चित करने हेतु हम मनाते हैं विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, जो कि हर साल 17 सितंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है रोगी सुरक्षा के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना। रोगी सुरक्षा को वैश्विक प्राथमिकता देते हुए मई 2019 में 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में WHO सदस्यों ने विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की स्थापना का समर्थन किया और ये दिन प्रतिवर्ष 17 सितंबर को मनाने का संकल्प लिया। इस दिन हर वर्ष एक थीम को चुना गया ताकि रोगी सुरक्षा की दिशा में साल दर साल बेहतर कार्य हो सके। और इस वर्ष विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का विषय है प्रत्येक नवजात शिशु और बच्चे की सुरक्षित देखभाल, और स्लोगन दिया गया शुरुआत से ही रोगी सुरक्षा। रोगियों की सुरक्षित देखभाल सुनिश्चित करना एक बुनियादी प्राथमिकता है, फिर भी नवजात और बाल रोगी सुरक्षा जोखिमों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। अध्ययन से पता चला है कि प्रतिकूल घटनाएं लगभग सभी देखभाल केंद्रों पर होती रहती हैं, जिससे गंभीर रूप से बीमार बच्चे अधिक प्रभावित होते हैं। इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने हेतु विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2025 के लिए इस थीम और स्लोगन को चुना गया, जिसकी कार्य योजना 2021 से लेकर 2030 तक है। शुरुआत से ही रोगी सुरक्षा नारे के साथ नवजात शिशुओं की देखभाल में होने वाले संभावित नुकसान पर तत्काल कार्यवाही का आह्वान किया जा रहा है। साथ ही साथ आह्वान किया गया बीमार बच्चों की देखभाल में लगे हुए माता पिता, स्वास्थ्य चिकित्सकों का, कि वे किसी भी अपरिहार्य हानि को रोकने के लिए एकजुट होकर कार्य करें, ताकि बच्चे जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें और सुरक्षित स्वस्थ भविष्य का निर्माण कर सकें। एक नवजात शिशु का स्वास्थ्य उसकी माँ के गर्भ से ही निश्चित हो जाता है। अगर एक माँ का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम है तो वो निश्चित ही एक स्वस्थ शिशु को जन्म देगी। इसलिए शुरुआत से ही उचित देखभाल जरूरी है। इस विषय पर अपने अमूल्य विचारों के साथ मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिशांतर गोयल। किसी भी व्यक्ति का, किसी बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य शुरू हो जाता है गर्भावस्था से ही। जब बच्चा गर्भ में होता है तो माँ के मनोभावों का बहुत बड़ा अंतर उसके खुद के मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ता है, और माँ कैसा सोचती है, कैसी हालात में है, किस प्रकार से उसके मन में विचार चलते हैं, ये विचार निर्धारित करते हैं कि बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य कैसा होगा। फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है वो धीरे धीरे सब चीजें सीखता है, अपने आसपास की दुनिया को देखता है, अपनी माँ को पहचानना शुरू करता है, मुस्कुराना शुरू करता है, चीजों को, टॉयज को, खिलौनों को पकड़ना शुरू करता है, झुनझुने की आवाज पर रिएक्ट करना शुरू करता है। ऐसे ही कितने ही उसमें मानसिक बदलाव उम्र दर उम्र आते हैं, और उन मानसिक बदलावों के साथ माँ बाप और घर के सब बड़ों को एक तालमेल बैठाना जरूरी है, ताकि उस बच्चे को हम एक बेहतर मानसिक रूप से सुदृढ़ युवा और नागरिक बनने में सहायता कर सकें, और कल को वो हमारे देश का, हमारे विश्व का एक कल्याणकारी नागरिक साबित। अगर बचपन में बच्चे को मारा जाता है या वो कोई किसी प्रताड़ना का शिकार होता है तो अक्सर ऐसे बच्चे बड़े होकर किसी न किसी मानसिक
मानसिक कुंठा या बीमारी से पीड़ित होने के चांसेस उनमें बहुत ज्यादा हो। इसीलिए छोटे बच्चों को कभी भी किसी भी बात पर ना मारें, डांट सकते हैं, वो भी एक सीमित तरीके से और सीमित आवाज के साथ, सीमित शब्दों के साथ। फिर बच्चों को मोबाइल देने की आज एक बहुत ज्यादा प्रवृत्ति बन गई है, अपनी सुविधा के लिए भी और बच्चे की जिद के लिए भी। या बच्चा बिना मोबाइल देखे खाना नहीं खाता है, तो ये प्रवृत्ति हमें रोकनी होगी। 2 साल से छोटे बच्चों को मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल सर्वथा निषेध है। किसी भी प्रकार की स्क्रीन बच्चे को ना दिखाएं ताकि दिमाग पर किसी भी प्रकार से कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। ज्यादा स्क्रीन देखने वाले बच्चों की बोली डेवलप ना होना एक बड़ी आम समस्या बनती जा रही है। उनमें एकाग्रता की कमी होती है, वो चिड़चिड़े होने लगते हैं, उद्दंड होने लगते हैं। तो ये कमियां पैदा ना हो, इसलिए बच्चे का मोबाइल यूज बिल्कुल सीमित रखें और कम से कम कोशिश करें कि बहुत बड़ी उम्र में ही मोबाइल के लिए उसमें कोई एक्सपोजर हो। फिर बच्चों में ADHD नाम की एक समस्या होती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसका मोबाइल एक बहुत बड़ा कारण है और जेनेटिक कारण भी होते हैं। इसमें बच्चे की एकाग्रता की कमी होती है और एक अन्य बीमारी होती है उद्दंडता की बीमारी। ये सब बीमारियां बच्चे में ना हो, उसके लिए उन्हें एक अच्छा पारिवारिक माहौल देना बहुत जरूरी है। उन्हें एक अच्छी अभिभावक के तरीके से उनको पालना पोसना, उनके साथ संवाद करना, उनसे मिलना, उनके साथ समय बिताना, खेलना और उनकी समस्याओं को एक दोस्त की तरह समझना बहुत जरूरी है। आप उनके माता पिता ना बनकर उनके साथ उनके दोस्त बने रहें, उसी उम्र के लेवल पे जैसा वो बच्चा जितना बड़ा है। जब वो बच्चा 14-15 साल का हो तो उसे उसी एज के हिसाब से अपने आप को ढाल के उसके साथ संवाद स्थापित करें। बच्चे में किसी प्रकार की नशे की प्रवृत्ति ना हो, इस सबको भी देखते रहें। और हम जितना ज्यादा अपने बच्चे के साथ समय बिताएंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, उतना ही उसमें कोई भी कमी आगे डेवलप होने के चांसेस कम हो। किसी के भी, अपने भी, बच्चे के भी शारीरिक स्वास्थ्य पे तो ध्यान देना ही है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य सर्वोपरि है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, ताकि वो आगे चलकर एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व में डेवलप हो पाए या परिवर्तित हो पाए। स्वास्थ्य सेवा में होने वाली त्रुटियों और असुरक्षित प्रक्रियाओं की वजह से दुनिया भर में हर साल करोड़ों लोगों को नुकसान पहुंचता है। यही कारण है कि रोगी के प्रति सुरक्षा और जागरूकता दोनों ही महत्वपूर्ण हो जाती है। रोगी सुरक्षा का मकसद है अस्पतालों और स्वास्थ्य संगठनों द्वारा ऐसी प्रणाली और संस्कृति अपनाई जाए जिससे मरीजों की सुरक्षित चिकित्सा प्राथमिकता में रहे। रोगी सुरक्षा भारत में ही नहीं वरन पूरे विश्व में स्वास्थ्य सेवा का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें कुछ गलतियों की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित होता है, जैसे दवा संबंधी गलती, सर्जिकल त्रुटियां, स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े संक्रमण और मानवीय त्रुटियां। 17 सितंबर यानी राष्ट्रीय रोगी सुरक्षा दिवस ये सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को चिकित्सीय सुविधाएं और सुरक्षित और तय मानकों के अनुरूप सब सुविधाएं प्राप्त हों। इस दिशा में हमें कुछ अधिकार भी प्राप्त है, जैसे रोगी की उचित देखभाल और समय पर प्रभावी देखभाल और इलाज, रोगी को कुशल डॉक्टर और प्रशिक्षित स्टाफ के सुपरविजन में रखा जाए, दी जा रही दवाइयों और उपकरणों का सुरक्षित प्रयोग, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्रों और मरीज के आसपास का वातावरण स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो। रोगी के साथ किसी भी तरह का धर्म, जाति, लिंग भेदभाव ना हो। मरीज को अपनी बीमारी, उपचार और विकल्पों की पूरी जानकारी देने का अधिकार है। मरीज को अपना स्वास्थ्य रिकॉर्ड देखने, कॉपी मांगने और सुधार करवाने का भी अधिकार है। चिकित्सक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का भी अधिकार है। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी कार्य में अपनी सहमति और इनकार करने का भी एक रोगी को अधिकार है। दूसरी राय यानी सेकंड ओपिनियन लेने का अधिकार भी एक रोगी रखता है। एक रोगी को ये भी अधिकार है कि वह अमुक अस्पताल में जब चाहे इलाज कराए और जब चाहे अस्पताल छोड़ सकता है। इलाज में खर्च, बिलिंग और अन्य सेवाओं में पारदर्शिता का भी उसे अधिकार प्राप्त है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा अपनी चौपाई में, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा। ये चौपाई हमें याद दिलाती है कि मानव जीवन अनमोल है। इस शरीर के माध्यम से व्यक्ति धर्म, कर्म और भक्ति करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है, इसलिए इस अमूल्य अवसर का सदुपयोग करना चाहिए। योग हमारे भारतवर्ष में एक पुरातन पद्धति है, जिसका उल्लेख हमारे वेदों, उपनिषदों और भगवद गीता जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। योग में आसन, प्राणायाम और ध्यान आदि के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है और श्रोताओं, योगाचार्य कहते हैं कि रोग के शरीर में आने से पहले ही बचाव आवश्यक है।
योगा के महत्व के विभिन्न पहलुओं की ओर जागरूक करती योग थेरेपिस्ट नेहा नड्डा। मैं ये समझती हूँ कि अगर हमने योग को अडॉप्ट कर लिया लाइफ में, तो मेरे को ऐसा लगता है कि बीमारियां आएंगी ही नहीं। हम ऐसा नहीं है कि किस किस बीमारियों से बच पाएंगे, हमारे को रोग छुएंगे ही नहीं। वहाँ हमें किसी डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी नहीं अगर हमने योग को अपना लिया। एक ऐसा लाइफस्टाइल रूप में हमने योग को अपने शरीर आधा घंटा या 45 मिनट्स हमने अपने लिए दे दिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर ली, प्राणायाम कर लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई रोग लगेगा ही नहीं। वैसे तो अब बोला जाता है समय मॉर्निंग का, लेकिन इतनी भागा दौड़ी वाली जिंदगी में किसी के पास समय है या नहीं है? नहीं तो हम कहेंगे सुबह मॉर्निंग में करना है, तो कोई कहेगा हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, फिर हम करेंगे ही नहीं। मैं तो कहती हूँ जिस समय आपको टाइम मिले, खाने में कम से कम 4 से 5 घंटे का गैप होना चाहिए, उचित रहेगा सुबह करें, लेकिन अपनी योग को अपनी जीवन शैली में जरूर लेकर आए किसी तरह भी। अभी अगर महिलाओं के लिए देखा जाए तो महिलाएं जीवन में कई उथल पुथल शरीर से चलती हैं, हार्मोन्स उनके शरीर में ऊपर नीचे हर टाइम होते रहते हैं। अगर वो योग को अपना लेंगी तो कितनी परेशानियों से या कितनी चीजों से वो ठीक रह सकती हैं। और दूसरा, जो आज एक कैंसर एक ऐसी बीमारी हो गई है जो कि हर कैंसर पहले सुना नहीं जाता था, अब कैंसर एक नॉर्मल बीमारी हो गई है। अगर हम योग को पहले से ही अपने जीवन में ले आएंगे तो उस बीमारियों से तो बिल्कुल कुछ छू ही नहीं पाएंगे बीमारियां। मेरे पास हर प्रकार के पेशेंट्स आते हैं, कोई साइकेट्रिक पेशेंट काउंसलिंग के लिए भी आते हैं, कोई कैसे पेशेंट, मैं हर बीमारी में लगभग मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और मैं हर बीमारी में ही कुछ ना कुछ उनको ट्रीटमेंट देती हूँ और रेगुलर पेशेंट्स आते हैं और लाभ भी होता है। मुझे ये लगता है कि योग का मतलब होता है जोड़ना या दिल से करना। कुछ भी कार्य को अगर हम दिल से कर रहे हैं, अपने शरीर को समय दे रहे हैं 30 से 35 मिनट का रोज, तो हर बीमारी में मैं ये कह सकती हूँ कि योग लाभकारी है। यहाँ पर आईसीयू में पेशेंट्स होते हैं, हम उनको भी देखते हैं, उनको जाके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं, प्राणायाम वहां भी काम आता है। हर जगह कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जहाँ पर योग हमारा ना जाए। योग एकमात्र हमारा योग ऐसी हमारे को मिली हुई है जो हमारे पौराणिक देन है। वो बच्चे जो पैदा हुए होते हैं वो तो अननोइंगली अपने हाथ पैर इस तरह से चलाते रहते हैं, जो उस समय से लेकर आखिरी सांस तक आप चाहे तो अपने जीवन में योग को कर सकते। मेरे पास नी पेन के पेशेंट हैं तो मैं उनको उस तरह से करवाती हूँ। किसी को स्पाइन रिलेटेड इशू है, मैं उनको इस तरह से कराती हूँ। मेरे साथ पेशेंट 80 साल के भी हैं, 90 इयर्स के भी पेशेंट मेरे साथ हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, तो हर उम्र के पेशेंट योग कर सकते और उनको लाभ भी होता है। अभी मेरे साथ एक पेशेंट है जो मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्ट होती है। शी इज 85 ईयर ओल्ड। वे उठ भी नहीं सकती, बैठ भी नहीं सकती, वो लेटी रहती है, पर लेटे लेटे मैं उनको सारे, इनफैक्ट उनकी नेक मूवमेंट्स भी मैं करवा देती हूँ। प्राणायाम तो हम करते ही करते हैं, उनको सारे जॉइंट मूवमेंट में लगभग करवा देती हूँ 30 से 35 मिनट में रोज। से बढ़िया है इसके लिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार को आप धीरे 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 बढ़ाएं, पहले 10 राउंड करें, फिर 20 राउंड करें। बोला जाता है 80% डाइट, लेकिन मैं ये बोलती हूँ 100% डाइट और 100% आपका फिजिकल मूवमेंट, दोनों चीजें बैलेंस पैरेलल होकर चलेंगी तो ही मोटापा कम हो पाएगा। हम लोग इसी शरीर से हम सारा दिन हम पूरा काम लेते हैं, पूरा काम सारा दिन हम इसी से लगे रहते हैं, या कई लोग अर्निंग पैसा कमा रहे हैं तो लगे हुए हैं। हम सारा काम इसी शरीर से ले रहे हैं ना, मशीनरी रूपी। अगर एक मशीन होती है, उस मशीन को भी रिलैक्स दे दिया जाए तो वो अच्छे से वर्क करेगी। उसी तरह से हमारे शरीर को चाहिए 1 घंटे का किसी भी तरह की का फिजिकल मूवमेंट, तो वो शरीर हमारा और आगे काम करने के लिए और तत्पर हो जाएगा। अगर 1 घंटे के लिए हम अपने लिए समय निकाल लेते हैं, 45 मिनट्स 1 आवर अपने बॉडी को दे देते हैं, किसी भी तरह से फिजिकल मूवमेंट्स करें, चाहे योग करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, ना तो आपको रोग आ पाएंगे, और कोई रोग भी है तो रोग भी आपका ठीक हो जाएगा। डायबिटीज में वर्क होगा, कैंसर में वर्क होगा। ये मैं सब ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे प्रैक्टिकली मेरे खुद के मरीज हैं। लेकिन वहाँ हमने क्या खेल किया, उनकी डाइट भी चेंज करी मैंने, प्लस उनकी लाइफ में योग को ऐड किया। तो अगर योग में अगर कोई बंदा खो जाए तो योग जैसी तो चीज ही कोई नहीं। रोगियों के अधिकारों के साथ साथ उन्हें कुछ दायित्व भी निर्धारित किए गए हैं। रोगी का पहला दायित्व है कि वह अपनी स्वास्थ्य स्थिति, पुरानी बीमारियों और उनके उपचार संबंधी पूरी सही जानकारी डॉक्टर को दे और फिर डॉक्टर द्वारा दिए गए इलाज और जांचों का पूरा पालन करे। अस्पताल की संपत्ति और सुविधाओं का सम्मान करते हुए अपना व्यवहार सहज बनाए रखे। परिसर में स्वच्छता का भी पालन करे। निर्धारित समय पर उपचार, टेस्ट और दवाइयों का अनुपालन और अपनी स्वास्थ्य देखभाल में खर्च हुए धन का भुगतान समय पर करे। अगर मरीज सेकंड ओपिनियन लेना चाहता है तो अपने डॉक्टर से उचित व्यवहार से दूसरी राय के लिए अनुमति या सुझाव मांग सकता है। विश्वसनीय टेलीमेडिसिन सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। वीडियो कॉल के जरिए विशेषज्ञ से राय भी ली जा सकती है। अस्पतालों में काउंसलर से राय ली जा सकती है, जिससे रोगी को भावनात्मक और मानसिक सबल
मिलता है। मानसिक सबल से सेहत में जल्दी सुधार होता है और रोगी शीघ्र रोग मुक्त हो जाता है। एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार रोगी की स्थिति को जल्दी और सही रूप से समझ सकता है। इस विषय में और अधिक जानकारी देती मनोवैज्ञानिक सलाहकार पालम मेहता। मानसिक बीमारी के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग रूप में देखे जा सकते हैं, लेकिन कुछ संकेत या कुछ सामान्य लक्षण होते हैं जो हमें पहचानने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले है कि उनकी मनोस्थिति अक्सर बदलती रहती है। वो लंबे समय तक उदास रहते हैं या निराश रहते हैं। उनको कुछ काम करने के बाद भी खुशी नहीं होती या काम करते समय कोई खुशी नहीं होती। मन में लगातार घबराहट, बेचैनी, नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार आते रहते हैं। उनका वो एकाग्रता मतलब अटेंशन में तकलीफ होगी। एक जगह पे एक काम में उनका ध्यान नहीं लगा रहेगा। दोस्तों और परिवार से दूर रहने लगेंगे। कभी कभी ये भी हो सकता है कि नींद या उनका खाना दोनों में पैटर्न में चेंजेस आ सकते हैं। या तो नींद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, या भूख बहुत कम लगेगी या बहुत ज्यादा लगेगी। छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, कभी कभी कुछ लोग नशे का भी सहारा लेने लगते हैं। तो अगर इन प्राइमरी लक्षणों को, प्राइमरी सिम्टम्स पर ध्यान देने लग जाए तो उनका आगे और बिगड़ने का चांसेस कम हो जाता है। कभी कभी कुछ बातें या घटनाएं अक्सर हमें परेशान कर देती है और उनसे बाहर आने में, उससे उभरने में काफी मुश्किल या काफी समय लग जाता है। ऐसे में सबसे पहले अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो और उन्हें व्यक्त करो, एक्सप्रेस देम। और एक्सप्रेस उन लोगों को करो व्यक्त जिस पे आपको भरोसा हो, या अगर आपको ऐसा लगता हो कि आप किसी और के साथ ये बातचीत नहीं कर सकते, या किसी प्रोफेशनल यानी कोई मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक, कोई थेरेपिस्ट, कोई साइकोथेरेपिस्ट, कोई काउंसलर, उनकी सहायता लो। खुद को समय दो, क्योंकि किसी भी दुख से उभरने में वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि आज आप सोए कल दुख चला गया। अपनी दिनचर्या मतलब अपने रेगुलर रूटीन में वापस आने की कोशिश करो और कुछ रचनात्मक, क्रिएटिव या शांत करने वाली एक्टिविटीज में अपने आप को व्यस्त रखो। कुछ लोगों को मंदिर में जाना अच्छा लगता होगा, कुछ लोगों को मंदिर में जाने से शांति मिलती होगी, कुछ लोगों को एक्टिविटीज जैसे नाचना, गाना, नई चीजें खाना, शॉपिंग करना, उन चीजों से खुशी मिलती होगी। तो ऐसी चीजें करो जिससे आपको उस समय के लिए थोड़ी खुशी मिले, थोड़ा चेंज मिले आप एनवायरनमेंट से। और सबसे ज्यादा जरूरी है खुद पर विश्वास रखो। मानसिक तनाव को कम करने के लिए रेगुलरली ध्यान करना, मेडिटेशन करना, योगा करना बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा अपनी पसंद की एक्टिविटीज जैसे कि गाना सुनना, किताबें पढ़ना, डांस करना, मूवीज देखना, वो भी मन को शांत करता है। नेचर के साथ, प्रकृति के बीच में समय बिताने से भी मानसिक शांति मिलती है। सबसे जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति को अपना सहारा बनाएं। और अगर ऐसा कोई इंसान या ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिल रहा या आपको झिझक हो रही है किसी पहचान वाले से बात करने में, किसी थेरेपिस्ट की मदद जरूर लें। युवाओं को तनाव से दूर रखने के लिए शारीरिक व्यायाम और पर्याप्त नींद मतलब फिजिकल एक्टिविटी और साउंड स्लीप की बहुत जरूरत है। उन्हें अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, अपनी हॉबीज पर ध्यान देना चाहिए। वहीं जो ओल्ड एज के लोग हैं उनके लिए सोशल एक्टिविटीज में पार्ट लेना, जैसे कि रिलीजियस एक्टिविटीज है या रिलीजियस कोई प्रोग्राम है या कोई सोशल प्रोग्राम्स है, उन्हें भी अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए और अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरों में फैलाना चाहिए ताकि अकेलापन उन्हें महसूस ना हो। बच्चों में चिड़चिड़ेपन और जिद को कम करने के लिए फैमिली काउंसलिंग मतलब ना सिर्फ बच्चा बल्कि उनके माता पिता के साथ भी बातचीत करना बहुत आवश्यक है। इसमें माता पिता को बच्चों के साथ कम्युनिकेशन कैसे करना है उसके तरीके सिखाए जाते हैं। काउंसलर बच्चों को अपने इमोशंस को नियंत्रित करना मतलब रेगुलेट करना और उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना उसमें मदद करते हैं। साथ ही बच्चों को क्रिएटिव एक्टिविटीज में जैसे कि कला, खेल, संगीत में शामिल करना चाहिए, जिससे उनका ध्यान पॉजिटिव साइड में ज्यादा रहेगा और वो खुश रहेंगे। भारत सरकार ने 2018 से 2025 तक NPSIF लॉन्च किया, यानी नेशनल पेशेंट सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क, जिसमें रोगी सुरक्षा के 6 प्रमुख क्षेत्रों में सुधार करने हेतु व्यापक योजना बनाई गई है। इसमें सुरक्षित शल्य चिकित्सा, दवा सुरक्षा, संक्रमण नियंत्रण, सुरक्षित प्रसव, चिकित्सा उपकरण सुरक्षा और रोगी सुरक्षा अनुसंधान जैसे विषय शामिल हैं। राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर समन्वित कार्य समितियां बनाई गई हैं, जिसका कार्य रोगी सुरक्षा कार्यक्रमों की निगरानी करना और इसके लिए रिपोर्टिंग प्रणाली भी विकसित की गई है। साथ ही साथ सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्ता मानकों और रोगी सुरक्षा नीतियों को लागू करना भी
इस समिति का कार्य है। प्रशिक्षण कार्यक्रम, तकनीकी मार्गदर्शन के साथ साथ जागरूकता अभियानों के माध्यम से भी इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। हमारा आयुर्वेद संतुलित जीवन की बात करता है, जिसमें खान पान, रहन सहन और मन मस्तिष्क के साथ साथ शरीर, मन, पर्यावरण और आत्मा का भी संतुलन रखने की बात कही गई है। पंच महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन तत्वों से हमारा ये शरीर बना हुआ है और पांचों तत्वों के अलग अलग गुण दोष हैं। जब इनमें असंतुलन होता है तब एक स्वस्थ व्यक्ति रोगी बन जाता है। आयुर्वेद रोग के मूल कारणों को दूर करता है और जड़ी बूटियों, प्राकृतिक औषधियों और आहार के माध्यम से उपचार करता है। इस विषय को लेकर हमारे बीच हैं उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजीव गुरेले। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी है, शरीर के लिए भी वही सत्य है। तो कहीं ना कहीं हमें जो है सीजन के जो वेरिएशन होते हैं, जब भी ऋतु सीजनल जब ऋतु चेंज हो रही हो, चाहे सर्दी से गर्मी आए या गर्मी से सर्दी आए या बरसात से शरद ऋतु आए, तो उस समय हमने ग्रेजुअली अपने नेचर को, खान पान को ग्रेजुअली चेंज करना चाहिए सीजन के अकॉर्डिंग। ये पहला थंब रूल है। तो सर्दियां अभी आने वाली हैं, तो धीरे धीरे आपने सर्दियों के हिसाब से कपड़े, क्लॉथिंग से लेके खान पान सारी चीजें करनी है। लेकिन विशेष करके जैसे अभी बरसात है, तो इस समय कई सारे वाटर बॉर्न इन्फेक्शन हो जाते हैं, कई बार भीग जाते हैं या कोल्ड हो जाता है, या कई बार जो है एलर्जी हो जाती है, कई बार जो है सीजनल चेंज से वायरल आ जाता है। इस समय विशेष रूप से ना अच्छा खान पान रखना चाहिए, अच्छा व्यवहार रखना चाहिए और कुछ स्वास्थ्य वर्धक, कुछ इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली कुछ औषधियां जो है निरंतर लेते रहना चाहिए। जैसे कि सी है, बहुत अच्छी एंटीवायरल होती है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। हमारे यहाँ गिलोय है, गिलोय को कहते हैं, रोज लेते रहे तो जो है आपको सर्व ज्वर हर होती है, ज्वर को, बुखार को खत्म करती है, कई तरह की ताकत भी देती है, बल होती है, रसायन होती है, व्याधि प्रतिकारक, रोगों से बचाती है। गिलोय है, तुलसी है, इसी तरह आंवला एंटीऑक्सीडेंट होता है। जितनी भी जो औषधियां हैं जो हमारे लिए एक सपोर्टिंग है, मुख्य है हमारा खान पान, हमारा आहार, हमारी सोच और नेचर के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग कपड़े इत्यादि को पहनना, अपने को प्रोटेक्ट कर। जैसे अगर गर्मी ज्यादा है, अगर आप जो है धूप का एक्सपोजर ज्यादा लेंगे तो बीमार पड़ेंगे। बरसात है, पता लगा बरसात में आप भीग रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होगा। तो जितनी भी जो संक्रमण होते हैं वो कहीं ना कहीं पानी से आते हैं, हवा से आते हैं या एक दूसरे के कंटामिनेशन से आते हैं। तो इसीलिए आप जो है कभी सार्वजनिक स्थान पे अगर स्विमिंग पूल इत्यादि का प्रयोग कम करेंगे तो आपको सीजनल जो वेरिएशन कम होंगे तो आप अच्छे। किसी की पेट खराब है तो कॉन्स्टिपेशन है, तो उसके लिए घरेलू रूप से हरड़ है, आपके जितने भी जो है नमक है, बेल है, कई सारी चीजें जो पाचन स्थान में काम करती हैं। इसी तरह हींग है, अगर पेट में दर्द हो रहा है, अगर आपको जो है भूख नहीं लग रही तो जीरा है, आपको पेट में गैस आत्मान है तो अजवाइन है, इसी तरह डाइजेशन मंद है तो आपकी मेथी है, अगर आपको जो है पेट में जलन है, पेट में गैस बन रही है, अम्लपित्त है तो आपके लिए सौंफ है। तो ऐसी जो है हर चीज के लिए अलग अलग मेडिसिन है। अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम है तो तुलसी है, अदरक है, बासा है, मुलेठी है, इसी तरह जो है दालचीनी है, काली मिर्च है। श्रोताओं, किसी भी बीमारी का संक्रमण रोका जा सकता है। इस ओर राष्ट्रीय दिशा निर्देश और मानक बनाए गए हैं। स्टाफ और रोगियों द्वारा सही ढंग से नियमित रूप से हाथों को धोना और साफ रखना, इस बात पर जोर दिया गया है। प्रोटेक्टिव गियर यानी कि दस्ताने, मास्क और गाउन जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करना अनिवार्य है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। एंटीबायोटिक्स का उचित उपयोग करना भी अनिवार्य है ताकि रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ना पैदा हो। आइसोलेशन की पूरी व्यवस्था हो ताकि संक्रमित व्यक्ति से दूसरे लोगों में संक्रमण का खतरा ना हो। ICMR और NCDC ने अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण हेतु मानक गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जो कि सभी सरकारी और गैर सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के लिए मार्गदर्शक हैं। आइसोलेशन की पूरी व्यवस्था हो ताकि संक्रमित व्यक्ति से दूसरे लोगों में संक्रमण ना हो। ये सभी दिशा निर्देश स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को अपनी नीतियों और SOPs को विकसित करने में मदद करते हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में सुधार होता है। श्रोताओं, आज हजारों लोग हृदय रोग, स्ट्रोक और टाइप 2 मधुमेह रोग के शिकार हैं। एक अध्ययन से पता चलता है कि हमारी फूड हैबिट्स ही हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। भले ही हम बहुत नियंत्रित शैली में आहार लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रोग का शिकार हो जाते हैं। कहाँ चूक होती है, ये जानने के लिए और अपनी आहार संबंधी आदतों में अपेक्षित सुधार के लिए जानते हैं स्त्री रोग और आहार विशेषज्ञ होम्योपैथी डॉक्टर रजनी गुप्ता से। होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन ऐसी आती हैं जिन्हें हम प्रिवेंटिव तौर पर घर में भी रख सकते हैं
और थोड़ा बहुत भी अगर इसके बारे में जानकारी हो या डॉक्टर से कंसल्ट करके आप इन्हें प्रिवेंटिव तौर पे पहले से ही ले सकते हैं। एक तो हमें सबसे पहले बदलते मौसम के हिसाब से अपना रहन सहन और खान पान भी बदल लेना चाहिए। जैसे अभी बारिश हो रही है तो अगर हम रात में फुल पर पंखा चला के सो रहे हैं, रात में खाना ठंडा खा के सो रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम या कोल्ड कोराइजा की प्रॉब्लम सुबह फील होती है। बदलते मौसम के साथ खान पान का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कभी हमें लगता है कि नहीं बारिश में भीग गए हम या एक्सपोजर हो गया है, तो फर्स्ट हमें अपनी बॉडी को रेस्ट जरूर देना चाहिए। हमें अंग्रेजी की या कोई मेडिसिन खाने के बाद ड्यूटी नहीं करना है, वर्कआउट नहीं करना है, फिजिकल एक्सर्शन नहीं करना है। तो हल्का खाना लें, रेस्ट करें, इम्यूनिटी के लिए है, सलाद वगैरह है, फल है, ये ज्यादा खाने में प्रयोग करें। लिक्विड डाइट ज्यादा लें, एक कमरा आइसोलेट कर दें, उसे बार बार डिस्टर्ब ना करें, बार बार उसे परेशान ना करें, पूछने के लिए बताने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। उसे रेस्ट करने दें कि उसे कम मसाले वाला हल्का खाना दें, फ्रूट्स वगैरह दें, नारियल पानी दें, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट दें और उसे रेस्ट करने दें, उसे एक्सर्शन ना दें। तो बच्चों के सोने के बाद थोड़ा फैन कम कर दें या थोड़े से फुल कपड़े पहना के सुलाएं। समय के साथ में मौसम के साथ में खाने पीने का उनका ध्यान दें, उन्हें ज्यादा ठंडी चीजें ना खिलाएं। जैसे अभी बारिश के बाद विंटर आने से पहले एक्सपोजर होता है, ठंडे का लगता है, कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है। ये फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलेड्स ये ज्यादा खिलाएं। उन्हें डिफरेंट तरीके से फ्रूट सैलेड्स बना के दें, मिक्स चाट बना के दे दें, जूस बना के दे दें। उससे बच्चों की इम्यूनिटी भी बढ़ती है और बच्चे जल्दी जल्दी बीमार नहीं होते। कि हमें अगर हेल्दी बने रहना है और हम नहीं चाहते हैं कि हम और हमारे घर में कोई बीमार पड़े, तो सबसे पहले थोड़ा सा हमें अपना लाइफ स्टाइल बदलना है। जैसे लेट नाइट सोना, सबसे पहले शुरुआत वहीं से होती है, क्योंकि हम अगर देर से सोते हैं, हमारा स्क्रीन टाइम ज्यादा है, तो हमारी लाइफ सारी डिस्टर्ब है। जल्दी उठें, बच्चों को भी साथ कोशिश करें कि उन्हें भी थोड़ा टाइम से उठाएं। जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं वो तो जल्दी उठते ही हैं, लेकिन अगर उन्हें लेट नाइट सुलाते हैं और उनकी नींद पूरी नहीं होती है, तो भी वो बहुत हैवी हेडेक के साथ या हैवी बॉडी के साथ स्कूल जाते हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस, फिजिकल जो उनकी ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ है, उस पर भी असर पड़ता है। सेकेंड चीज, खाने में सुबह बच्चों को हमेशा न्यूट्रिशियस डाइट दें। जैसे कई लोगों का देखा है कि बच्चों को दूध पिला के स्कूल भेज देते हैं, तो बच्चों को सिर्फ मिल्क पिला के स्कूल ना भेजें, क्योंकि उन्हें सुबह न्यूट्रिशन वाली ड्राई फ्रूट दे सकते हैं, फ्रूट दे सकते हैं, या हल्का फुल्का खाना अगर बच्चे खा सकते हैं तो उन्हें खाना खिला के भेजें। स्कूलों में जहाँ थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कराते हैं तो बच्चों को शाम को 1 घंटे खेलने का मौका जरूर दें, जो उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ में बहुत जरूरी है। अगर हमारी डाइट में रोटी और चावल, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, तो वो भी फूड स्टोरेज में कन्वर्ट करके बाद उसको फैट में ही कन्वर्ट करके बॉडी में स्टोर करता है। तो जिन लोगों का फिजिकल वर्कआउट नहीं है, चाहे वो बच्चे हों, यंग एज के हों या बड़े हों, अगर फिजिकल वर्कआउट नहीं है तो हमें रोटी चावल की डाइट को हमेशा बहुत कम रखना है। और सैलेड, फ्रूट्स जो स्टोर नहीं होते हैं, वो सिर्फ हमारा बॉडी का न्यूट्रिशन उसका जो लेंगे उसके बाद हमारे एक्सपेल आउट हो जाते हैं, तो हमें उनसे अपना पेट फिल करना है। तो वो आपको फिजिकली नहीं, मेंटली भी असर करता है, वो आपको कभी नहीं करना चाहिए। तो फुल पेट खाना खाएं, अच्छी डाइट लें, बट उसमें चेंज कर लें कि हमें मील में क्या चेंज करना है। हमें फ्रूट, वेजिटेबल्स का, सलाद का, लिक्विड डाइट का ज्यादा यूज करना है और रोटी और चावल को कम मात्रा में लेना है। साथियों, उचित आहार विहार और संयमित जीवन शैली, योग से रोग को साध कर हरे भरे प्राकृतिक वातावरण में रहकर हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। आज विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के अवसर पर विभिन्न संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तकनीकी गतिविधियां और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों को नारंगी रंग से प्रकाशित किया जा रहा है। इस स्वास्थ्य सेवा को सुरक्षित और प्रभावशाली बनाने हेतु हम सभी को मिलकर कदम उठाना होगा। तो आइए विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के अवसर पर रोगी सुरक्षा और चिकित्सा सुविधाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाएं और अपने दैनिक जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करें।